डायरेक्टिंग चैप्टर तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्टिंग में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम काम उनसे हम काम करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ठीक है, उनसे काम करवाते हैं, गाइडिंग। तो डायरेक्टिंग उसी को कहा था। डायरेक्टिंग का ही एक एडवांस्ड वर्जन रूप में आता है, वो है तुम्हारा कंट्रोलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन है यहाँ पे बॉस है, ये अपने सबऑर्डिनेट के सामने में खड़ा है और वो उसको क्या कर रहा है कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सही से, ठीक है। तो उसके ऊपर नजर बनाया हुआ और उससे थोड़ा सा गुस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो उस फोटो में एक पर्सन है जो जाके उसको अच्छे से, मतलब उससे हैप्पी है। तो कंट्रोलिंग बेसिकली इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से समझना है। कंट्रोलिंग करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे ना दो दो टर्म्स पहले समझो, रुको समझाता हूँ अभी, एक मिनट लिखना पड़ेगा। फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। देखिए कंट्रोलिंग होने के लिए क्या होता है ना, कंट्रोलिंग चैप्टर में आपको दो टर्म्स याद करने समझने होंगे अच्छे से, ठीक है। दो टर्म क्या है, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, एक होता है आपका एक्चुअल और एक होता है प्लान्ड। तो देखो प्लान का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई काम का शुरुआत करने जाते हो आप एक प्लान बनाते हो। जैसे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ने एक पहले प्लान किया, ठीक है, देखो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने टारगेट लिया है कि कम से कम मैं 80% लेकर आऊंगा, ठीक है, मैं 80% मार्क्स लेकर आऊंगा। अभी परीक्षा हुआ नहीं है लेकिन आपने पहले ही अपना एक गोल टारगेट सेट कर दिया है, अपना एक प्लान सेट कर दिया कि मैंने प्लान किया कि भाई ठीक है, प्लान किए हैं कि ये सारा लिख लेंगे। जैसे आप लोग को लिखने के लिए भी मिलता है ना स्कूल की तरफ से होमवर्क, स्कूल वाला बोलता है कि आप इसे इतने तारीख तक जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो तुम लोग बोलते हो अच्छा ठीक है यार, हम लोगों ने प्लान किया कि कम से कम 5-6 दिन में ये हो जाना चाहिए। तो प्लान का मतलब क्या होता है ना, एक अनुमान, एस्टिमेट, ठीक है। प्लान को आप ऐसा समझ सकते हो, ये क्या होता है, बस एक एस्टिमेट होता है, ठीक है, एक अनुमान होता है। अब वास्तव एक्चुअल में क्या होगा ये तो जब आप काम करेंगे, जब वो समय बीतेगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में आपने कितना किया उस चीज को, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन बेसिकली यही होता है, आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान किए गए परफॉर्मेंस से देखते हैं। जैसे आपने प्लान किया कि यार मुझे अच्छे 80-90% मार्क्स चाहिए, मैं पर डे 7-8 घंटे सोऊंगा कर रहा हूँ, सॉरी, मतलब 7-8 घंटे मैं पर डे 8-10 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, सिर्फ 6-7 घंटे सोऊंगा, सब लिख के करूंगा, मतलब ये आग लगा दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। अगले दिन जब काम करने के लिए आया तो पता चला कि अब 24 घंटे में से अब 20 घंटा सोने में ही बर्बाद किया, धर धर के करने में बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा यार, आपने जो प्लान किया था और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस आया दोनों का तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में कंपनी, जैसे आप लोग को पता होगा, कंपनियां अपना प्लान बनाती हैं। प्लानिंग चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस एक्टिविटी क्या होता है, प्लान बनाना, ठीक है। मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा था। प्लानिंग में क्या था बेसिकली, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, कि आप आज ही अपने भविष्य का प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि हम क्या करेंगे। जो कंपनियां, जैसे जैसे ये जुलाई महीना अगर आएगा तो कंपनियां क्या करती है ना, जुलाई महीने का अपना टारगेट सेट कर लेंगे, ठीक है। इरेजर, कंपनियां क्या करती हैं, जैसे जुलाई महीना स्टार्ट हुआ तो ये जुलाई महीने का टारगेट लिखेंगे, देखो जुलाई महीना है, हम लोग जुलाई के एंड तक 50,000 आउटपुट, कोई भी गुड्स का 50,000 यूनिट हम लोग सामान बना लेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, जुलाई की स्टार्टिंग में आपने अपना एक प्लान बनाया, ठीक है, इतना कर लेंगे। जुलाई 31 को आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आप लोगों ने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है। अगर मान के चलो कि 50,000 टारगेट सेट किया था, 50,000 बना लिया, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई चेंज कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50,000 सेट किया था, सिर्फ 45,000 ही बना पाए, 5,000 का डिफरेंस आ गया, अब क्या होगा, अब तो भाई आप लोग को सोचना होगा कि ये डिफरेंस क्यों आया, ये कमी क्यों हुई, कहाँ पे हम लोग से चूक हो गया, सुधार कैसे किया जाए। कंट्रोलिंग चैप्टर बेसिकली इसी का नाम है, ठीक है। कंट्रोलिंग चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एक्चुअल टारगेट को, एक्चुअल गोल को अपने
प्लान्ड टारगेट गोल से कंपेयर करते हैं। ये देखते हैं कि हम लोगों ने जितना सोचा था क्या उतना हम लोगों ने कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर कर लिया तब तो बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर नहीं हो पाया, कुछ कमी रह गई, तो फिर उस कमी को क्या करना है, इंप्रूव करना है, सुधारना है। ठीक है, यही है तुम्हारा कंट्रोलिंग चैप्टर, पूरा यही है। देखिए, इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन देन फाइंडिंग द रीजन। अगर प्लान्ड और एक्चुअल में कोई डिफरेंस है तो दोनों का डिफरेंस को खोजो, पता करो। ठीक है, और उसका क्या करो, करेक्टिव मेजर्स लो। करेक्टिव मेजर्स मतलब क्या हो गया, इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, उसके लिए लो, ताकि ये गलती दोबारा फ्यूचर में नहीं हो। जैसे आप लोग, जैसे अगर मान के ऐसे समझो, पापा से आप लोगों ने बोला कि पापा कोचिंग क्लास जा रहे हैं, ठीक है, और आप कोचिंग क्लास निकलने के इधर उधर मटर गश्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। पापा ने आपको किसी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पापा ने फिर क्या किया, आपको कूटना शुरू किया, मारते मारते घर लेकर आए। पापा बेसिकली आपको क्यों मारे? आप पूछेंगे पापा क्यों, पापा व्हाई? तो बोलेंगे बेटा ताकि जीवन में दोबारा से गलती नहीं हो। तो पापा क्या कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या था कि जो प्लान है और जो एक्चुअल है, उन दोनों में कोई डिफरेंस आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तब तो बहुत अच्छा, आ गया तो फिर उसको सुधार करो। यही है तुम्हारा प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैं अब पता है, अब मैं तुम लोग को फीचर किसी टॉपिक का समझाऊंगा नहीं, क्योंकि सारे के फीचर सेम ही है। प्लानिंग क्या था, गोल। कंट्रोलिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई ना कोई गोल है, टारगेट है, जिसको अचीवमेंट करवाने के लिए आप कंट्रोलिंग करें। जैसे भी मैंने पीछे एग्जांपल में बताया, जुलाई महीने में आपने टारगेट सेट किया 50,000 यूनिट का, तो आप 50,000 अचीव करना चाहते हो। उस 50,000 को अचीव करने के लिए आपने कंट्रोलिंग किया। पापा आपको चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने, पढ़ लिख के सक्सेसफुल बने। उसके लिए पिताजी क्या करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं कि तुम टाइमली आ जाओ, ज्यादा लेट रहो नहीं, पैसे का सही से उपयोग करो। तो कंट्रोल क्यों किया जाता है, कोई ना कोई एक गोल टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होता है, परवेसिव फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव मतलब जो सब जगह पाया जाता है। तो एक कंपनी में चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, कंट्रोलिंग फंक्शन हर जगह होगा। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग पढ़े हुए हैं, इतने दिन से पढ़े हैं। अब आता है कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कंट्रोलिंग सबसे पहली बात है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जब तक आप मान के चलो कि जब तक गार्जियन पेरेंट आप लोग को ध्यान नहीं दे, जैसे आप लोग अगर छोटे बच्चे रहे होंगे तो पापा लोग बोलते नहीं थे कि देखो बेटा कोई कुछ खाने के लिए दे, कुछ टॉफी दे या कुछ दे या बुलाए यहाँ तुमको टॉफी देंगे तो मत जाना उसको। ठीक है, क्यों? ताकि वो आपको प्रिवेंट करना चाह रहे थे कि कुछ नुकसान ना हो जाए। टीचर लोग अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाया, अच्छे टीचर लोग रखा गया पढ़ने के लिए। क्यों आखिरकार इतना क्यों किया गया, ताकि आप एक गोल को, एक अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन इसीलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कि जो गोल्स हैं, जो 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 उसके उनके टारगेट हैं, उसको अचीव कर ले। ठीक है, करते हैं तो आपको कोई भी डेविएशन, यहाँ पे एक शब्द आएगा डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं है, डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस या कोई अंतर, उसी को डेविएशन कहते हैं। तो अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो ठीक है, उसको सुधार करो। मान लो चलिए कि आपको पढ़ने के लिए आपको टीचर, पापा ने कोई टीचर को रखा, उस टीचर से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो पापा क्या करेंगे, ठीक है कोई दूसरा टीचर को लेकर आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यही होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप अपने गोल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करते हो। ठीक है, और अगर उसमें कोई डेविएशन है, कोई डिफरेंस आता है आपके प्लान में और आपके एक्चुअल में, तो आप फिर उसको इंप्रूव करने के लिए मेहनत करते हो। ठीक है, दिस इज प्लानिंग, सॉरी आई मीन कंट्रोलिंग। दूसरा, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, दूसरी बात ये समझो, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, रुको। थ्रू कंट्रोलिंग वी कैन इजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट। देखो स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड कुछ नहीं था, जो आपने प्लान किया था ना, जो आपने प्लान किया था कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं चांद तारे तोड़ के लेते आऊंगा, जो भी आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया था। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि भाई मेरा अगर होगा ना तो मैं तो इससे कम स्टैंडर्ड का तो मैं तो फोन लेने जाऊंगा, तो मैं इससे कम रेंज का फोन लूंगा ही नहीं। फोन लूंगा तो 15-20 हजार में, उससे कम का फोन लूंगा नहीं। फोन लूंगा तो आईफोन लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं लूंगा। तो ये क्या है, आईफोन लूंगा, ये अपने स्टैंडर्ड सेट किया। ठीक है, तो बेटा स्टैंडर्ड अपने औकात के हिसाब से सेट करना चाहिए, जितने का औकात है। अगर चवन्नी ठन्नी वाला है तो चुपचाप से सस्ता सा कोई फोन ले लो। अगर करोड़पति हो, अरबपति हो, तभी वो देखो। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड अपने, जैसे नहीं कहा, एक कहावत है, जितना लंबा पैर होता है बेटा, चादर भी उतनी ही फैलानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल उसी का नाम है कि आपने जो स्टैंडर्ड अपने लिए सेट उल्टा किया है। क्या क्या उल्टा बोल दिए?
उदाहरण ये सर। जितना, अच्छा होता है, जो चादर जितना लंबा होता है पैर उतना फैलाना चाहिए, ऐसा है क्या? यस सर। जितना, ओके ओके ठीक है, भावनाएं तो समझ ही गए होगे तो तो स्टैंडर्ड सेट उसी हिसाब से करो कि जितना तुम पूरी कर सको, जितना तुम्हारा औकात है, जितने पास रिसोर्सेज या संसाधन है, स्टैंडर्ड तुम उसी हिसाब से सेट करो, ठीक है। एक कंपनी मान के चलो कि एक गन्ने वाला है, उसके पास वो गन्ने की मशीन है गन्ना निकालने के लिए। वो सोचे कि यार पर डे मैं 50 लीटर गन्ने से बनाऊंगा। भाई मशीन तुम्हारे पास इतनी कंजर सी है, गन्ना है तुम्हारे पास मुश्किल से 150, तुम उसमें से 100 लीटर कैसे बना दोगे? ये स्टैंडर्ड ही तुमने गलत सेट किया है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हम जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं अपने लिए, वो स्टैंडर्ड सही है या नहीं है, उसको अचीव किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। तो इसको बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। और अगर लगे कि भाई ये तो औकात से बाहर ही का बात हो गया, ठीक है, कि तुमने टारगेट सेट किया यार पर डे इकोनॉमिक्स तो 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, अकाउंट्स में टीएस वाला पूरा बना डालेंगे, जब करने गए तो देख रहे भाई साहब टीएस वाला का तो एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा है आपसे, तो छोड़ो हटाओ, बस एक दिन में अकाउंट्स पढ़ेंगे, मैं अपने स्टैंडर्ड को चेंज करूंगा फिर, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना, शादी ब्याह वगैरह, ब्याह वगैरह होता है, तो गार्जियन होते हैं लड़की वाले या लड़के वाले भी, तो खोजते हैं भाई मैं तो एकदम सरकारी नौकरी, बेटी चिल्पो है, ठीक है, या लड़का चिल्पो है, ठीक है खोजने जा रहे हैं एकदम आईएएस ऑफिसर, बैंक पीओ, ये भाई जो स्टैंडर्ड है तुम्हारा उसी हिसाब से देखो ना भाई। जब खुद को कुछ नौकरी है नहीं, कुछ कुछ है नहीं, कोई फैमिली वैसा नहीं है, तब कहाँ से तुम्हारा उतना बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। तब यही कहा था कि स्टैंडर्ड अपने रेंज के हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है। तीसरा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कंपनी में आप अपने गोल्स को, टारगेट को अचीव आप किसकी सहायता से करते हैं? आपके पास जो भी संसाधन होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, आप उसी को ना यूज करके तुम लगाते हो अपने रिजल्ट, गोल, टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे अगर तुम किताब तो एग्जाम में तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, तो तुम उसके लिए क्या यूज करोगे? तुम उसके लिए अपना बुक्स यूज करोगे, तुम नोट्स यूज करोगे, तुम वीडियो लेक्चर से वो यूज करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए क्या है? संसाधन है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, आपके जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसको वो चाहता है कि हम कितने मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज करें, ताकि हम उसका हमारा गोल, टारगेट क्या हो, अचीव हो जाए, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप स्टैंडर्ड जो सेट कर रहे थे, आप पीछे के प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा, जो स्टैंडर्ड जो सेट किए होगे वो अपने रिसोर्स को देख के ही किए होगे, ठीक है। कि ठीक है मेरे पास इतना रिसोर्स है, उतना हम इतना अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मेरा दिमाग है, हम बहुत तोप वोप तो नहीं है, 50-60% भी आ जाएगा तो ठीक है मेरा। तो तुम्हारे पास जो रिसोर्स है तुम उसका क्या करो, बेटर यूटिलाइजेशन करो। ये तुम्हारा कंट्रोलिंग का अगला ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है कि हम, जैसे इसको इस पॉइंट को समझने के लिए आप इमेजिन करो कि आपके यहाँ वही घर घर का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, एकदम थॉरली सारी चीजों को देख रहे हैं, कितना सामान आ रहा है, मजदूर कितना गिट्टी मंगवा रहा है, कितना बालू मंगवा रहा है, कितना सीमेंट बनवा रहा है, अगर ठेका पे पैसा दिए तो काम कितने दिन में करेगा, और अगर पर डे के बेसिस से तुम उससे काम करवा रहे हो, तो पर डे का काम करने का पैसा ले रहा है, तो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और कंट्रोलिंग जितना ज्यादा तुम उसके ऊपर नजर बनाए रखोगे, जितना ज्यादा तुम उसके ऊपर चढ़े रहोगे, वो उतना काम अच्छे तरीके से करेगा। तो कंट्रोलिंग फंक्शन से क्या होता है ना, कि जो आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, जो आपके वर्कर्स हैं, जैसे ऐसे समझो कि किसी के गार्जियन होते हैं बहुत टाइट होते हैं, मतलब उनके इतना टाइट होता है, कितना टाइट होता है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो अपने से। तो वो बच्चे बड़ा कम, वो बेचारे बेचारे जानबूझ कम बदमाशी करते हैं, और जिनके यहाँ एकदम भाई जहां जाना है जाओ, जैसे जाना है जाओ, बच्चा कहाँ घूम रहा है, किसके साथ जा रहा है, इधर उधर आम इमली, मतलब जैसे नहीं कि बदमाश या लफंगे टाइप के जो होते हैं लोग, देखते होगे, ठीक है। बस बच्चा वो छोड़ दिया, जहां जा रहा है कुछ भी कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ घूम रहा है, उसके साथ घूम रहा है, वहां लूटपाट कर रहा है, वहां उसको मार रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि कंट्रोलिंग जितना टाइट रहेगा, डिसिप्लिन उतना ज्यादा बेटर रहेगा, और कंट्रोलिंग जितना लूज रहेगा उतना ज्यादा खराब होगा, ठीक है। चीजें डिसिप्लिन या ऑर्डर में नहीं आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, भाई आप पैसा दे रहे हो ना अपने एम्प्लॉयज को, तो उसको हम खुला छूट कैसे दे देंगे? तो लोग उसे क्या करेगा, कड़ाई रखेगा, दाई आती है घर में, भाई अच्छे से साफ लगाना, झाड़ू पोछा अच्छे से लगाना, 2 बार लगाना, बर्तन साफ से करना, कुछ जूठा नहीं रहना चाहिए। तो आप उस पर जितना ज्यादा चढ़े रहोगे कि ठीक से लगाए कि नहीं लगाए, तो डर के मारे उस काम सही से करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, ठीक है। पांचवा, कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। देखिए कंट्रोल हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड्स, ठीक है। देखो मीन्स का मतलब होता है
कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, माध्यम है, और इंड्स मतलब जो भी हमको यूज करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और जिन मीडियम से उनको अचीव करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या करता है, इक्विलिब्रियम बनाता है, ठीक है। जैसे अगर अगर आप चाह रहे हो कि आपका इंड गोल है कि मैं 1 लाख सामान बनाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके मशीन्स हैं उसको आपको अच्छे से यूज करना होगा, जो आपके पास मैनेजर्स लोग हैं, जो वर्कर्स लोग हैं, उनको अच्छे से कंट्रोल करवाना होगा, काम करवाना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग से ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन भी लोगों के बीच में होता है, वो इंप्रूव होता है। मैनेजर बार बार आएगा, अपने चेले चपाटे को बोलेगा बेटा सही से काम करो, तुम ऐसे काम करो, तुम उस मशीन को इस तरीके से ऑपरेट करो। तो आप सब उसको इतना मॉनिटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो देखो ये 6 प्रोसेस होते हैं कंट्रोलिंग में, तुम लोग को रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, मैं हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए कंट्रोलिंग के ना ये 6 प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा नोट्स है, कितना अच्छे से बनाया है, मजा आ गया, बहुत मेहनत लगा है इसको लिखने में। देखिए कंट्रोलिंग में सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड सेट करना। मैं आपने आपको क्या, कंट्रोलिंग का जो डिफिनेशन तुम लोग पढ़ रहे थे, उस डिफिनेशन में क्या था, कंट्रोलिंग बेसिकली क्या होता है, हम अपना एक्चुअल और जो प्लान्ड था, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल तो एक सर्टेन समय के बाद होगा, एक्चुअल तो भाई जब समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो प्लान है तुम्हारा, या इसको तुम दूसरा शब्द इसके लिए क्या कहते हो, स्टैंडर्ड। तुमने जो स्टैंडर्ड, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तुमको एक स्टैंडर्ड सेट करोगे ना, फिर देखोगे कि तुम उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पहले तुम एक टारगेट लोगे ना कि हमको जीवन में आईएएस बनना है, बैंक पीयू बनना है, या टॉपर बनना है, पहले ये सोचोगे, फिर ना उसको प्राप्ति करने के लिए काम करोगे। तो लोग पहले क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं, पहले लोग अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। स्टैंडर्ड किसको कहा था, स्टैंडर्ड उस टारगेट को करते हैं, गोल को करते हैं, जिसके लिए तुम क्या करोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते रहोगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड बिकम बेसिस फॉर कंपेरिजन अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और यही जो स्टैंडर्ड होता है, यही क्या बन जाता है, आधार बन जाता है, बेसिस बन जाता है। तुम बार बार देखोगे कि हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम तो तुम्हें देखो कि हमने गोल कितना टारगेट को अचीव किया, उससे कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया। जैसे तुमने देखा कि मैं जिम जाना है, मुझे 8 पैक्स बनाना है, ठीक है, तो मुझे पर डे 10 से 20 पुशअप्स लेने होंगे। तुमने सोचा ठीक है, पर डे मैं 20 पुशअप्स मारूंगा। तो तुम जब पुशअप्स कर रहे हो तो तुम गिनोगे, अभी अभी तो सिर्फ 4 ही हुआ, अभी तो 16 और करना है, 10 हुआ, अभी 10 और करना है। तो जब तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो ना, तब फिर तुम उसी से कंपेरिजन करते हो, किसका, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, ठीक है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंडर्ड सेट करती है। जैसे मैंने भी स्टैंडर्ड सेट किया कि मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा, जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा, उसको मैं बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन से, ग्राफ बना के, इमेज बना के, फोटो बना के, अच्छे से सजा धजा के दूंगा, ठीक है। भले चाहे जितने भी समय लगे, मैं करूंगा ये, ठीक है। और फिर मैं ये देखता हूँ पर डे कि यार मैंने पर डे सोचा था कि मैं पर डे नोट्स बनाने में 10 घंटे का समय दूंगा। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से मैंने ये सोचा है कि ठीक है, कोचिंग क्लास अपना नोट्स को मैं इंप्रूव करूंगा, नोट्स की क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, और पर डे कम से कम 7-8 घंटे में तुम लोग की ये जो नोट्स है इसको बनाने में दूंगा, भले उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो फिर मैंने किसी ने सेट कर लिया कि मैं 7-8 घंटे समय दूंगा। और जब मैं आज भी मैंने किया, तो मैं देखा ठीक है, मैं आज 8 घंटे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये होता है स्टैंडर्ड सेट करना। लेकिन स्टैंडर्ड सेट करने के टाइम पे ना एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में ये रखनी पड़ती है आपको, कि भाई स्टैंडर्ड उतना ही सेट करो ना जितना तुम अचीव कर सकते हो। मैंने भी स्टैंडर्ड अपना उतना ही सेट किया जितना मेरे औकात का था, ठीक है। कि मुझे पता है कि भाई मैं एक दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को 12 घंटे का टारगेट कभी नहीं दूंगा, मेरे बस की बाहर की बात है, ठीक है। तो मैंने उतना ही स्टैंडर्ड सेट किया जितना मैं अचीव कर पाऊंगा। जब स्टैंडर्ड ऐसा भी नहीं सेट कर देना चाहिए जो अचीवेबल नहीं हो, नहीं तो फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को अपने चेंज करना होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट करना, पहला प्रोसेस था। दूसरा क्या होता है, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, उसके बाद आदमी क्या, लोग क्या करते हैं, अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, तब फिर आप देखते हैं
कि आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो काम कितना है, ठीक है। when the performance can be measured numerically then it is very convenient to measure the performance। और अगर जो परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, अगर इसको तुम नंबर के फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, कि आज तुमने 6 घंटे काम किए और हम लोगों ने टारगेट 8 घंटे का सेट किया था, तो 2 घंटे कम। तो ये पॉइंट ये करा है कि स्टैंडर्ड को कोशिश करो कि नंबर के फॉर्म में मेजर करें। नंबर में मेजर करते हो तो तुम्हें कैलकुलेशन करना तुम्हारे पास तुरंत आसान हो जाता है, ठीक है। While measuring the performance, the quantitative as well as qualitative aspect of performance should be kept in mind। लेकिन ये बात याद रखना है कि ठीक है, आप अपना परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो तो क्वांटिटिव वैल्यू को मेजर करो, लेकिन साथ में क्या हो, क्वालिटी भी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आप लोग को होमवर्क दिया कि आप लोग आज ये पूरा नोट्स लिख डालो, ठीक है, मैंने आपको गोल टारगेट दिया, आप लोगों ने लिख लिया, मैं क्या दिखाओ, तो मैं देख रहा हूँ तो उसमें कॉकरोच का टांग, छिपकली का पूंछ, कीड़े मकोड़े, गोल कॉपी एकदम घिस दिया, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटेटिव वैल्यू के साथ साथ क्वालिटेटिव वैल्यू, क्वालिटी भी होनी चाहिए काम में। तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के टाइम पे पहली बात है कि आप क्वांटिटी में मेजर करो, ठीक है, नंबर में मेजर करो, लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या सेट किया था, स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने देखा कि मैं एक्चुअल में कितना काम कर पा रहा हूँ, मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है। तो तीसरा स्टेप आता है कि आप इस दोनों को क्या करते हो ना, कंपेयर करते हो कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया और मेरा जो एक्चुअल है, क्या दोनों सेम है या दोनों में क्या है, किसी तरीके का डिफरेंस है, ठीक है। आप यह देखने के लिए कि भाई मैंने अपने अगर 6 घंटे टारगेट दिए थे या मैंने पर डे अपने आप को बोला था कि मैं 50 क्वेश्चन बनाऊंगा, तो तुम देखोगे भी ना, क्वेश्चन गिनोगे कि ना कि कितने क्वेश्चन हुए। अगर तुम अपने गोल टारगेट को अचीव कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई डिफरेंस हो गया, अगर ये दोनों मैच नहीं किया, देखो एक बात बताओ, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस तुमने एक्चुअल में तुमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि मैं पर डे अकाउंट्स में टीएस ग्लोबल का 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, तुमने कितना सेट किया पर डे 20, तुमने 40 क्वेश्चन बना डाला, तो अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर 20 क्वेश्चन सेट किया था और दो को क्वेश्चन बनाए, तब तो भैया 18 क्वेश्चन कम बने हैं, अब तो 18 क्वेश्चन तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है सेकंड स्टेज, जिसमें आप अपने स्टैंडर्ड को और अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, चेक करते हो कि ये दोनों सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है, या उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस होता है अगर दोनों मैच नहीं किया, तब आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे डेविएशन। डेविएशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। अगर आपका आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को चेक किया, एनालाइज किया, दोनों में आपको डिफरेंस दिखा, तो अब क्या करना होगा भैया, अब तो डेविएशन को इंप्रूव करना होगा, ठीक है। तो वही पॉइंट इस स्टेप में बताया जा रहा है। When deviations are found, then the deviation should be analyzed and the reason for it needs to be figure out। अगर कोई दोनों में डिफरेंस दिख गया, अंतर दिख गया, तब दोनों को क्या करना होगा, आपको एनालाइज करना होगा, ये समस्या क्यों उत्पन्न हो गया, उसके रीजन क्या थे कि दोनों में डिफरेंस हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको देखो कई बार क्या होता है ना कि तुमने काम को देखा, तुमने 18 क्वेश्चन, माना कि तुमने 20 क्वेश्चन तुमने टारगेट सेट किया था, 19 क्वेश्चन तुमने बना लिया, एक क्वेश्चन से रह गया, तो चलेगा, मतलब ये नहीं कि तुम पढ़े नहीं या तुमको खराब बोला जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन चला। अगर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस हो रहा है, अगर मान के चलो तुमने स्टैंडर्ड सेट किया था 20 और सामान तुमने 19.5 बनाया, सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस चलता है, ठीक है। तुमको इसको लेके बहुत बड़ा कुछ बवाल खड़ा नहीं करना है। लेकिन अगर डेविएशन बहुत ज्यादा बड़ा है, तब तो भैया तुमको तुरंत उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वीवीआई टॉपिक है, सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको वीवीआई मार्क कर लेना। जो भी बच्चे देख रहे हो, कॉपी खोलो और लिख लो, ठीक है। कंट्रोलिंग चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी क्या होता है ना, ये जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है ना, ये 3 मार्क्स में पूछता है एग्जामिनर। तो इसको तो अभी तुम लोग लिख लो, वीवीआई टॉपिक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आप ना सब चीज को एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, सारी कमियों को सुधारने मत लग जाओ। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग।
कि अगर कोई मैनेजर है वो चाहेगा कि हम सारी चीजों को कंट्रोल कर लें, हर चीज को कंट्रोल करना शुरू कर, जैसे मान के चलो घर में कोई पर्सन है, मिस्टर ए, ए है, एक लड़का है, स्टूडेंट है आप लोग की तरफ, उसके उसके पापा हैं बी, ठीक है। उसके पापा बी बहुत ही खड़ूस आदमी है, बहुत ज्यादा खड़ूस आदमी है। वो अपने बच्चे ए की जीवन में पूरी तरीके से घुस चुके हुए हैं। मतलब उनका बेटा कब उठता है, कब वॉशरूम जाता है, कब नहाता है, कितना रोटी खाना खाता है, कितना सांस लेता है, कितना पढ़ता है, किससे फोन पे बात करता है, कहाँ जाता है, कब आता है, कितनी सब्जी खाता है, रोटी खाता है, हर चीज को कंट्रोल करना चाहेंगे। उसी तरह से उनका दूसरा बेटा है, वो उसको भी इतने तरीके से कंट्रोल करें, ठीक है। फिर उनका अपना खुद का भी जीवन है। ऐसे मान के चलो कि अगर वो ऐसा करेंगे, हर चीज में घुसने की कोशिश कर लेंगे, वो किसी चीज को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनका खुद का जीवन बेकार होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज मैनेजमेंट में एक्सेप्शन है। मैनेजमेंट एक्सेप्शन ये कहता है कि एक कंपनी में एक मैनेजर को अपना टाइम, अपना अटेंशन हर चीज में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उनका उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर में होना चाहिए जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, ठीक है। बच्चा अगर घूमने फिरने चल गया, ठीक है, अगर दोस्त के यहाँ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, नहीं मना करेंगे, ठीक है। गेम खेला है ना, खेल लो, खेल लेने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना भी जीवन होता है, अपने को टाइम देना है, ठीक है। तो यही बात है मैनेजर बाय एक्सेप्शन में। ये क्या कहता है, इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। द डेविएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर्स। देखो ये क्या करा, डेविएशन मतलब मैनेजमेंट अगर कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, ठीक है। देखो मैनेजमेंट अगर देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैंने कंपेयर किया किससे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्चुअल 19.5 हुआ था और स्टैंडर्ड मैंने 20 लिया था, तो डिफरेंस कितने का आया था, 0.5। एक बार बताओ, इस 0.5 के ऊपर क्या उतना ध्यान देने की जरूरत है किसी मैनेजर को? क्या उसको अपना सारा टाइम फोकस किसी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के 0.5 चीज को सही करने का चाहिए? नहीं। यही है मैनर एक्सेप्शन, कि तुम भाई सब चीज के ऊपर ध्यान नहीं दो। हाँ, अगर ऐसा रहता, स्टैंडर्ड 20 सेट किए और अचीव सिर्फ 10 ही हो रहा है और 10 का डिफरेंस हो गया, तब तो भैया आपको ध्यान देना पड़ेगा। तब आप ध्यान दीजिए, मतलब जो बड़े मैटर हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल हैं, सिर्फ उसी पे ध्यान दो और बाकी चीजों को इग्नोर करो तुम, ठीक है। यही है तुम्हारा मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है, आपने क्या किया अभी तक, पांचवा स्टेप है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब देखो पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड को सेट करना, ठीक है। दूसरा क्या था, मेजरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, कंपैरिजन था, हम इन दोनों कंपेयर किए, फिर देखें कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है। तो चौथे स्टेप में मैंने क्या किया, जो भी डिफरेंसेज आए एनालाइज, उस डिफरेंस को मैंने एनालाइज किया। मैं समझने की कोशिश किया कि भाई ये दिक्कत क्यों हो रहा है, दिक्कत कहां पर आ गया, ठीक है। जब आप एनालाइज करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था, चलो ठीक है, अब इस गड़बड़ी को सुधारना है। तो यही है तुम्हारा पांचवा स्टेप, जिसमें हम उस गड़बड़ी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। उसी को कहते हैं टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, गलतियों को सुधारना है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, द मैनेजर विल कम टू नो अबाउट द डेविएशन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजन फॉर जस्ट डेविएशन। तो अगला स्टेप क्या होता है कि वो डेविएशन क्यों हुआ, क्यों बना, यह जानना कि भाई अंतर क्यों हो रहा है, डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, और फिर क्या करो, उसको इंप्रूव करो ताकि वो गलती दोबारा नहीं हो। सिंपल सा प्रोसेस है ये, ठीक है। और आखिरी स्टेप है तुम्हारा, वो है फीडबैक। फीडबैक में बेसिकली क्या होता है ना, देखो द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है, एज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स, अ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। देखो मैनेजमेंट ने क्या किया भाई, गलती हुआ था वो सुधार कर लिया, उसके बाद क्या होता है, ये जो फीडबैक में होता है ना, मैनेजर्स जो होते हैं ना, अपने जो सीनियर लेवल है, जैसे मान के चलो मैनेजमेंट मैनेजर किस लेवल में आएगा, मिडिल लेवल में, ठीक है, मिडिल लेवल में आएगा। फिर ये क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। उसमें ये सारे बातों को, सारे स्टेप्स को वो लिस्ट बनाएगा, लिख के रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं फीडबैक रिपोर्ट बनाएगा। और ये रिपोर्ट बना के जो उसके बॉस हैं, सीनियर, उनको दिखाएगा, देखिए सर, हम लोगों ने ये टारगेट सेट किया था 1 लाख यूनिट का, 50,000 अचीव हो पाया था, ये इसलिए हो गया था क्योंकि मशीन में फॉल्ट हो गई थी,
ठीक है, और जो आदमी काम कर रहा था वो सही से मशीन हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो हम लोगों ने मशीन को चेंज कर दिया है, नया इफिशियंट वर्कर को लगा दिया। अब हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। तो ये फीडबैक रिपोर्ट होता है कि जो आप अपने से सीनियर को, जो होता है जो टॉप मैनेजमेंट हो गया, उसको बात बताते हो, समझाते हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फीडबैक। इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हुआ। इतना ही था तुम लोग को, कंट्रोलिंग चैप्टर इतना ही था। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई बालक, कहानी कैसा लगा? अंकिता, समझ में आया टॉपिक? नाम लूंगा नहीं तो कोई मुंह नहीं खोलने वाला है। हेलो, आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है किसी को? अरे किसी को भी आवाज आ रही है तो बताओ कैसा था? यस सर, आ समझ रही में आया टॉपिक सारा? आवाज आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये चैप्टर समझ में आया आप लोग को सारा टॉपिक? यस सर। ठीक है शिष्या, ठीक ठीक ठाक समझ में आ गया? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखो करेक्टिव मेजर्स का मान के चलो अंशु, मान के चलो अंशु कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तुमने टारगेट सेट किया भाई मुझे 90% मार्क्स चाहिए। तो तुमने सोचा यार देखो 90% मार्क्स लाना है, उसके लिए हमको सारे सब्जेक्ट में कम से कम 90 मार्क्स लाना है। कम से कम तो मिनिमम तो 90% चाहिए ही तुमको, ठीक है। फिर तुम उसके लिए क्या करते हो, तुम पढ़ाई किए, तुम टेस्ट देने गए। टेस्ट जब देने गए तब तुमको दिख रहा है कि यार तुम्हारा बिजनेस स्टडीज में तुमको ना 2-3 चैप्टर अच्छे से याद नहीं है, जिस वजह से तुमको मार्क्स कम हो जा रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे अंशु? अंशु आंसर दो। तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे ना, उसमें तुम देखोगे यार ये चैप्टर क्यों नहीं बन रहा है, ये चैप्टर में क्या क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं, तो तुम उसको सुधार करने के लिए स्टेप्स लोगे कि नहीं लोगे? उसी तरीके से कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैनेजर्स गोल टारगेट सेट किया उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सुधार तो करना होगा ना। पहले तो पता करोगे कि भाई हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करोगे, उस गलती को इंप्रूव कैसे किया जाए, सुधार कैसे किया जाए। मान के चलो कि तुमने टारगेट सेट किया 1 लाख हम सामान बनाएंगे, मशीन तुम्हारा बस 80,000 ही सामान बना पा रहा है, तो तुमको पता करोगे ना कि यार 20,000 यूनिट कम क्यों बन रहा है। फिर पता चला कि मशीन पुराना है, मशीन खराब हो चुकी है, मशीन का इंजन है कुछ गड़बड़ हो गया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे फिर, करेक्टिव मेजर्स लोगे कि नहीं लोगे? करेक्टिव मेजर में बेसिकली हम जो गलतियां आ रही हैं, जो स्टैंडर्ड में और जो एक्चुअल में डिफरेंस हो जा रहा है, वो क्यों हो रहा है और उसको ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। अब समझाया अंशु बात? टाइप कर दो, चैट में रिप्लाई कर दो, ठीक है। जो माइक नहीं ऑन कर पा रहे हो वो रिप्लाई कर दो। समझ में आ गया करेक्टिव मेजर्स क्या होता है? कि जो डिफरेंस आ गया, जो डेविएशन आ गया, उसको इंप्रूव करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि दोनों का डिफरेंस को खत्म किया जाए, एक्चुअल और प्लांट को, दैट इज योर करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। बाकी किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं? तो ये जो चैप्टर का नोट्स है ना, एक मिनट रुको, मैं ये नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सारे बच्चों के अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोलिंग चैप्टर। तो आप लोग अपना इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिख लेना, कंट्रोलिंग। सर, कंट्रोलिंग चैप्टर कब चालू हुआ था? आज ही चालू हुआ था। तुम लेट से ज्वाइन किया क्या क्लास? यस सर। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका हुआ, ठीक है, कुछ देर में अकाउंट में आ जाएगा, वीडियो देख लेना, ठीक है। स्टार्टिंग का पार्ट छूटा है तुम्हारा, ज्यादा कुछ खास नहीं था, इजी चैप्टर है, अब ठीक है। अच्छा पीडीएफ मैंने बनाया नहीं है शायद, सेव नहीं, और वो सेव एज पीडीएफ कर देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग क्लास कर लेना, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। कल मेरा क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब 2 दिन लगेगा मुझको लिखने में, नया चैप्टर का नोट्स बनाने में, ठीक है। तो शाम वाला जो 4:30 वाला बैच है, ये इसमें नया टॉपिक कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, अगर पढ़ाऊंगा तो कुछ पुराना टॉपिक का ही रिवाइज करवाऊंगा कल, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को कोई पुराना टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है, जैसे एक दो स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, जैसे मेरे ख्याल से मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट में से कोई टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
नया टॉपिक कल मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ कोई, ठीक है। सर कल सुबह में। सुबह में तो स्टार्टिंग वाला पार्ट ए चल रहा है वो तो चलेगा, शाम वाले में पार्ट बी का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मार्केट, उसमें से कोई एक चैप्टर होगा। मॉर्निंग वाला कल 8:30 में होगा। आज मेरे यहाँ पे मतलब आंधी तूफान आया था तो इन्वर्टर डिस्चार्ज भी हो गया था, सर क्लास लिया नहीं हुआ आज, ठीक है। तो अब आप लोग जाइए। रिद्धि तुम दूसरे वाली दूसरा क्लास जो है जिसमें मैंने तुम्हें पहला लिंक भेजा था, तुम उसमें ऑनलाइन आ जाओ, तुम्हारा क्लास उसमें लूंगा। आप लोग जा सकते हैं, बाय बाय।